नमस्कार दोस्तों, आर एन सी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल लोड कितने तरह की होती है और इलेक्ट्रिकल पावर कितने तरह की होती है। बिहेवियर ऑफ करंट एंड वोल्टेज एट डिफरेंट लोड, अलग अलग टाइप के लोड पर करंट और वोल्टेज किस तरह से बिहेवियर करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में हम इम्पीडेंस और पावर ट्रायंगल क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल लोड कितने तरह के होते हैं। We know that any electrical circuit connected with one of them are all these three elements, that is resistor, inductor and capacitor। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्किट एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस को ओम से डिनोट करते हैं, इंडक्टेंस को हेनरी से, और कैपेसिटेंस जो होता है वो फैराड में होता है। तो इस हिसाब से तीन तरह के लोड्स इलेक्ट्रिकल में होते हैं। पहला रेजिस्टिव लोड, दूसरा इंडक्टिव लोड और तीसरा कैपेसिटिव लोड। तो प्योरली रेजिस्टिव लोड, द सर्किट कंटेनिंग ओनली अ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ R ohm in the AC circuit is known as pure resistive AC circuit. The presence of inductance and capacitance does not exist in a purely resistive circuit. जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं लगा होता है। इसमें एक रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस ही होता है। इसमें ना तो इंडक्टेंस होता है ना ही कैपेसिटेंस होता है। द करंट एंड वोल्टेज बोथ मूव फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड इन बोथ द डायरेक्शन ऑफ सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव लोड में करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं। Hence the alternating current and voltage follow a shape of sine wave are known as a sinusoidal waveform। ये हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। इसमें एक एसी सोर्स लगा हुआ है, करंट फ्लो हो रही है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो एनर्जी का कंजप्शन करता है। इसमें जो भी पावर जाती है वो उसको हीट में खपा देता है। जैसा कि ग्राफ में हम देख रहे हैं, ये हमारा वोल्टेज है और ये करंट और ये पावर शो कर रहा है। द थ्री कलर रेड, ब्लू एंड पिंक शोन इन द पावर कर्व और द वेव फॉर्म इंडिकेट द कर्व फॉर करंट, वोल्टेज एंड पावर रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम द फेजर डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज विथ ईच अदर। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ सेम फेज में होते हैं, यानी कि ना तो इसमें लीड करता है ना ही लैग करता है, दोनों एक फेज में रहते हैं। तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल नहीं बनता है, ज़ीरो एंगल रहता है। और पावर फैक्टर जो हमारा होता है वो cos फाई होता है। अब यहाँ पे फाई इक्वल टू चूँकि ज़ीरो है, इसलिए cos फाई का मान हमारा जो होता है वो हो जाता है cos फाई इक्वल टू cos ज़ीरो, ये फाई इक्वल टू ज़ीरो। तो cos ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इस तरह अगर पावर निकालेंगे तो ये आ जाएगा P इक्वल टू वी आई cos फाई होता है। तो cos फाई की वैल्यू 1 है, तो इस तरह हमारा P इक्वल टू वी आई होता है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर कंज्यूम होता है जो कि P इक्वल टू वी आई होता है। वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, इसलिए जो फेज एंगल होता है इनके बीच 0 होता है, और जिसकी वजह से cos फाई का मान 1 होता है और पावर हमारा P इक्वल टू वी आई मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं प्योरली इंडक्टिव और रिएक्टिव लोड के बारे में। प्योरली इंडक्टिव या रिएक्टिव लोड क्या होता है। तो एन इंडक्टिव लोड कन्वर्ट करंट इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। ये दोस्तों इंडक्टर है। इंडक्टर जो है करंट को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देता है, और इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर जो होता है ये सर्किट में करंट में परिवर्तन का विरोध करता है, जिसकी वजह से हमारा करंट जो है वोल्टेज से लैग हो जाता है, यानी कि पीछे रह जाता है, वोल्टेज लीड कर जाता है। एग्जाम्पल ऑफ डिवाइस प्रोड्यूसिंग रिएक्टिंग इंडक्टिव लोड इंक्लूड मोटर, ट्रांसफार्मर एंड चोक। तो इंडक्टिव लोड जो हमारे होते हैं मोटर, इंडस्ट्रियल में ज़्यादातर मोटर का यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर और चोक कॉइल, ये सारे हमारे इंडक्टिव लोड्स होते हैं। आइए देखते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज का बिहेवियर कैसा होता है। पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, द इंडक्टर इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होता है।
The phase angle denoted by phi between voltage and current is such that the current lags behind voltage. करंट जो है इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज से लैग करता है। कितना लैग करता है? 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट द पावर फैक्टर फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज जीरो। अब पावर फैक्टर जो है जीरो होता है। जीरो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो करंट होता है वो लैग कर जाता है वोल्टेज से, और लैग इसलिए करता है कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये करंट परिवर्तन का विरोध करता है। तो सर्किट में जैसे ही करंट फ्लो होती है तो ये परिवर्तन का विरोध करता है और वोल्टेज हमारा लीड कर जाता है और करंट जो है 90 डिग्री लैग कर जाती है। तो कॉस फाई का मान यहाँ पे फाई का मान 90 है और कास 90 का मान 0, तो पावर हमारा भी आई कॉस फाई, तो उसका मान हो जाएगा, क्योंकि कास फाई इक्वल टू 0 इसलिए पावर कंजप्शन जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में होता है वो 0 होता है। ये फेज एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमारा ग्राफ है, फेजर डायग्राम। इसमें ये एम्पलीट्यूड, करंट यहाँ पे बाद में स्टार्ट हो रही है 90 डिग्री, और वोल्टेज हमारा पहले हो जाता है क्योंकि इंडक्टर विरोध करने लगता है, जिसकी वजह से 90 डिग्री पीछे हो जाती है करंट वोल्टेज से। ये इसका फेजर डायग्राम। आइए आगे बढ़ते हैं। प्योरली कैपेसिटिव लोड। प्योरली कैपेसिटिव लोड उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा, उसमें इंडक्टेंस या फिर रेजिस्टेंस यानी कि इंडक्टर या कैपेसिटर, इंडक्टर या रजिस्टर नहीं लगा होगा वो हमारा प्योरली कैपेसिटिव लोड होगा। इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज। इसमें इंडक्टेंस की क्या प्रॉपर्टी थी कि वो करंट परिवर्तन का विरोध करता है, जिससे कि हमारा करंट पीछे रह जाता है और वोल्टेज लीड कर जाता है 90 डिग्री। अब कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर जो होता है इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री बिकॉज द कैपेसिटिव लोड ऑलवेज अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। इंडक्टर करंट परिवर्तन का विरोध करता है और यहाँ पे कैपेसिटर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। कैपेसिटर जो है वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, इंडक्टर जो है वो करंट परिवर्तन का विरोध करता है। अब यहाँ पे वोल्टेज परिवर्तन का विरोध हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? करंट लीड करेगी। आइए देखते हैं आगे। द प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज एज गिवन बिलो। तो ये हमारा प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है और ये उस एसी सोर्स से कनेक्ट है। ये हमारा प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें ना तो इंडक्टर है ना ही रजिस्टर जुड़ा हुआ है। द करंट थ्रू द कैपेसिटर लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है कैपेसिटर, जिससे हमारा करंट लीड कर जाता है 90 डिग्री वोल्टेज से। द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज 0 लीडिंग। ये लीडिंग में होता है, इंडक्टर में लैगिंग में होता है। इंडक्टर में लैगिंग में होता है, इसमें लीडिंग में होता है। तो दोस्तों ये हमारा फेजर डायग्राम है। वी नो दैट इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट इज लीडिंग बाय 90 फ्रॉम वोल्टेज। इन अदर वर्ड वोल्टेज इज लैगिंग 90 डिग्री फ्रॉम करंट। या फिर हम कहें यहाँ पे करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, या फिर हम कहें वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री। दोनों बातें कर सकते हैं। दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री। तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के केस में जो हमारा फेज एंगल होता है, फेज डिफरेंस जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। डिफरेंस बस ये होता है कि इंडक्टर जो होता है वो करंट परिवर्तन का विरोध करता है, जिसकी वजह से करंट लैग कर जाता है और वोल्टेज लीड कर जाता है। और कैपेसिटर में वोल्टेज परिवर्तन का विरोध होता है। तो कैपेसिटर जब वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है तो उस कंडीशन में हमारा वोल्टेज पीछे हो जाता है और करंट आगे चला जाता है, तो करंट लीड कर जाता है और वोल्टेज लैग हो जाता है। तो ये हमारा लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें करंट पहले स्टार्ट हो जाती है और वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री पीछे हो जाता है, जैसा कि फेजर डायग्राम में दिखाया गया है। तो फेज एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, जिसकी वजह से कॉस फाई का मान 0 हो जाता है और पावर कंजप्शन प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी 0 होती है। तो अभी हमने देखा रजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट। ये तीनों प्योर की बात की गई है। तो प्योर जैसा कि हम जानते हैं प्योर तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए। अब आइए आगे देखते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल क्या होता है। Impedance, which is the vector sum of resistance and reactance, has not only magnitude but it also has a phase angle which represent the phase difference between
The resistance and reactance. Also note that the triangle will change shape due to variation in reactance x as the frequency change. Of course, resistance will always remains constant. तो इम्पीडेंस ट्राइंगल जो होता है वो एक तरह से रिलेशन शो करता है, और ये जैसा कि हमने देखा था प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर कंजप्शन जीरो होता है और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी पावर कंजप्शन जीरो होता है। और हम जानते हैं कि प्योर तो कुछ होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही है। लॉस का मतलब पावर कंज्यूम हुआ, चाहे वो इंडक्टर हो या कैपेसिटर, रेजिस्टेंस तो पावर कंज्यूम करता ही है। तो जो पावर कंज्यूम करता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फैक्टर होता है। और जो कैपेसिटर में पावर कंज्यूम करता है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो ये तीनों में रिलेशन है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब आइए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये हमारा पावर ट्राइंगल है। पावर ट्राइंगल जो है वो तीनों पावर के बीच जो हमारा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर। इलेक्ट्रिकल में पावर तीन तरह की होती है। जो हमारा रेजिस्टेंस में पावर लॉस होता है उसे हम एक्टिव पावर बोलते हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस में पावर लॉस होता है, किसी भी सर्किट की रजिस्टिव लोड की वजह से जो पावर लॉस होता है, पावर रजिस्टिव लोड में जो पावर कंजप्शन होता है उसे हम रियल पावर या एक्चुअल पावर या एक्टिव पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे अपेरेंट पावर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यहाँ से कास फाई का अगर देखें रिलेशन, तो कास फाई हमारा हो जाएगा, क्योंकि कास फाई इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि एक्टिव पावर बटा अपेरेंट पावर। यहाँ से बोल सकते हैं कॉस फाई यहाँ पे हो जाएगा आर अपान जेड। इम्पीडेंस ट्राइंगल में कॉस फाई हो जाएगा आर अपान जेड। और पावर ट्राइंगल में कास फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा रियल पावर अपान अपेरेंट पावर। तो इम्पीडेंस ट्राइंगल में ये हमारा रेजिस्टेंस एक तरह से उसमें रिलेशन दिखाता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का वेक्टर सम बताता है। और हमारा पावर ट्राइंगल जो होता है वो तीनों पावर में रिलेशन बताता है, रियल पावर और रिएक्टिव पावर में संबंध बताता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने तीन महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करा कि इलेक्ट्रिकल लोड कितने तरह के होते हैं, उसमें पावर कंजप्शन कैसे होता है, कितनी तरह का होता है। जब लोड हमारा तीन तरह का है तो पावर कंजप्शन भी तीन तरह का होता है। इम्पीडेंस और पावर ट्राइंगल क्या होते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।